नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज हम प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग मेथड में जो है हम दूसरे चरण पे बात करने वाले हैं, दूसरी विधा पे बात करने वाले हैं। और ये मैंने पीछे बोर्ड पे लिख रखा है। पिछले लेसन में हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बात की थी और आज हम दूसरे सैम्पलिंग मेथड जो प्रोबेबिलिस्टिक के अंतर्गत ही आता है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये मेथड जो है उसको हम कहते हैं, या ये पद्धति जो है उसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड की स्पेलिंग हुई STRATIFIED, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो जैसे हर बार हम करते हैं, इस बार भी हम ये तीनों शब्दों का मतलब पहले पता लगा लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत कुछ अपन को पता चल जाता है कि हम कैसे, किस पद्धति के द्वारा हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले सैंपल, जैसे हमने पिछली बार भी कहा था, एक विस्तृत पॉपुलेशन होती है, उसमें से हम एक सैंपल निकालते हैं और इस सैंपल निकालने की प्रक्रिया को, पद्धति को हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। और विशेष रूप से आज हम जो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में, वो है रैंडम। रैंडम के बारे में भी हम पिछली बार बात कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन में जो हर व्यक्ति है या जो हर यूनिट है उसको समान जो है मौका मिलता है सैंपल के अंतर्गत आने का। तो इसको हम रैंडम का मतलब ये हुआ। तीसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है जिस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं वो है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब जो होता है एक स्ट्रेटम से होता है या एक स्ट्रैटा से होता है। स्ट्रैटा जो है वो बहुवचन है और सिंगुलर जो है वो स्ट्रेटम है। तो स्ट्रेटम का मतलब होता है वर्ग, या स्ट्रैटा का मतलब कहिए कई वर्ग। तो या ग्रुप कह लीजिए, या कैटेगरी कह लीजिए, या वर्ग कह लीजिए। तो जब हम किसी सैंपल को वर्गीकृत करते हैं तो हम उसको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो अपन पहला मुद्दा जिस पर अपन बात करने वाले हैं वो ये है कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपके स्टडी का या शोध का उद्देश्य ये है कि आप किसी विश्वविद्यालय के कुछ छात्र छात्राओं में एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं। किस विषय पे करना चाहते हैं? विषय ये है कि क्या वो छात्र और आगे पढ़ना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, मतलब पढ़ाई छोड़कर क्या वो नौकरी करना चाहते हैं। तो एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो ये तुलनात्मक अध्ययन, जैसे मैंने कहा, आप छात्र और छात्राओं के बीच में कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि इस विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र हैं। छोटी सी संख्या लेते हैं क्योंकि इसको समझाने में बड़ी आसानी रहेगी मेरे लिए। तो ये हमने क्या किया, इस विश्वविद्यालय में जो 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं उसमें से 6,000 जो हैं वो छात्र हैं और 4,000 जो हैं वो छात्राएँ हैं। तो अपन ने क्या किया, अब इसको जेंडर के आधार पे या लिंग के आधार पे हमने पूरे विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ के उनको वर्गीकृत कर दिया। 2 वर्ग बना लिए, एक छात्रों का वर्ग और एक छात्राओं का वर्ग। ये अपन ने कर दिया है। तो इसका मतलब ये अपन ने स्ट्रैटिफाइड कर दिया, मतलब अपने पॉपुलेशन को 2 भागों के अंदर कर दिया है, हमने 2 वर्गों में कर दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये अपन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कैसे करेंगे, क्या पद्धति अपनाएंगे कि हमको कुछ छात्र भी मिल जाए, हमको छात्रा भी मिल जाए। तो इसमें 7 कदम होते हैं। ये 7 कदम के बारे में मैं आपको थोड़ी संक्षिप्त में आपको बताने वाला हूँ। समझना बड़ा आसान है ना। सबसे पहले जो हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पे जब बात की थी, अपन वही फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। सबसे पहले आपका जो पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप तो सही तरह से पहचानते हैं। और मैंने जो उदाहरण दिया है उसमें बड़ा सरल है। आपका पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके 10,000 छात्र हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो फिलहाल जो है विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बैचलर्स कर रहे हों, चाहे वो मास्टर्स कर रहे हों, चाहे वो पीएचडी कर रहे हों। तो इसी आधार पर जो है ये आपका सैम्पलिंग फ्रेम भी हो जाएगा, क्योंकि इस सैम्पलिंग फ्रेम में से आप अपने सैंपल को निकालने वाले हो। तो ये तो हुआ पहला कदम। अब दूसरा कदम ये हो गया कि वर्गीकरण का आधार क्या है। जो मैंने आपको उदाहरण दिया, वर्गीकरण का आधार जेंडर है या लिंग है। तो उस आधार पर आप 2 वर्ग बनाते हैं, एक छात्राओं का वर्ग, एक छात्र का वर्ग। आप कोई और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपका शोध का विषय अगर ये हो सकता है कि विद्यार्थी जो है वो कौन से स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं, वो किसी फैकल्टी में जाना चाहते हैं,
क्या वो आर्ट्स में जाना चाहते हैं, या वो साइंस में जाना चाहते हैं, क्या वो सोशल साइंस में जाना चाहते हैं, क्या वो मैनेजमेंट जाना चाहते हैं। अगर ये आपका शोध का विषय है तो फिर आपका जो आपका आधार रहेगा वर्गीकरण का, वो ये रहेगा कि वो किस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं, उनकी रुचि किस स्पेशलाइजेशन में जाने की है। तो ये आपका विषय तय करेगा, ये आपका उद्देश्य तय करेगा कि आपका वर्गीकरण का आधार क्या होगा। फिलहाल हमारे उदाहरण में वर्गीकरण का आधार लिंग है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि छात्र छात्राएं आगे पढ़ना चाहती हैं या नौकरी करना चाहती हैं। तो ये तो हो गई अपनी दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात। तीसरा होता है कि आपको वही जो काम करना है जो आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में किया था, कि आपको फिर एक सूची बनानी पड़ेगी। सबसे पहले एक विस्तृत सूची 10,000 विद्यार्थियों की बनानी पड़ेगी, और हर विद्यार्थी को आपको एक अंक देना पड़ेगा। मतलब 1 से लेके पहले विद्यार्थी को 1 नंबर दिया, दूसरे विद्यार्थी को 2 नंबर दिया, 100th विद्यार्थी जो 100 विद्यार्थी को 100 नंबर दिया, और 10,000 विद्यार्थी को आपने 10,000 नंबर दे दिया। तो इसने आपने हर विद्यार्थी को एक विशिष्ट संख्या दी, नंबर दिया, उसके आधार पर आपने 10,000 की पूरी सूची लंबी बना ली। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि अब आप इसमें से आप 2 सूची निकालेंगे, लड़कों की सूची या छात्र की सूची और छात्राओं की सूची। तो आपके पास अब 2 सूचियां हो गई, जिसमें आप कह लीजिए कि 6,000 आपके छात्र हो जाएंगे और 4,000 आपकी छात्राएं हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका अगला कदम भी, कि आपने सूची वर्गीकृत करके बना ली। अब आपको ये तय करना है, जो आपका 5वां कदम है, कि आपका सैंपल साइज क्या होगा। तो सैंपल साइज कैलकुलेशन करने का अलग फॉर्मूला होता है, जिसके बारे में आपने पहले बात की है। उदाहरण के रूप में आप ये ले लीजिए कि आपको 100 विद्यार्थियों का चयन करना है ना। तो ये 100 विद्यार्थियों में अब आप सैंपल छात्र और छात्राओं का कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका जो होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, वो ये होता है कि प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग करते हैं। इसका साधारण आशय ये है कि जितनी मात्रा में आपके पॉपुलेशन के अंदर छात्र और छात्राएं हैं, आपका सैंपल भी उसी मात्रा को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे हमने कहा कि 10,000 छात्रों में 10,000 विद्यार्थियों में 6,000 जो है छात्र हैं। तो आप क्या करोगे, अपने 100 के सैंपल में, आपका सैंपल साइज 100 का है, तो आप उसमें से 60 जो है छात्रों को तय करेंगे, छात्राओं को तय करेंगे, और 40 जो है आप छात्राओं का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि उसी मात्रा में 6,000 और 4,000 हो गए। तो आपने अपने 100 में 60 और 40 जो है आपने उसी मात्रा में छात्र छात्राओं का चयन कर लिया। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग का तरीका। तो इसमें ये तो आपकी हो गई, आपका 6वां कदम हो गया। और 7वां कदम फिर ये होता है कि एक बार आपने, अगर आपके पास लिस्ट आ गई 6,000 की, उसमें से आपको 60 लेना है, तो फिर आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा ही इन 60 विद्यार्थियों का आप चयन करोगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपको याद है कैसे करते हैं, कि हर विद्यार्थी जो 6,000 में छात्र हैं, उसको इक्वल चांस और नोन चांस होना चाहिए अपने सिलेक्शन का। तो आप समझिए रैंडम नंबर जनरेट कर लेंगे, या 6,000 की सूची बना लेंगे विद्यार्थियों की, उसमें से 60 को पिकअप कर लेंगे। कोई भी तरीका निकालें, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेटर है, जो शोधकर्ता है, उसकी कोई भूमिका नहीं होती जो है ना अपने 100 विद्यार्थियों के चयन करने में। तो ये हो गया आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को निकालने का, या कैसे करेंगे इस बात को, इसको हम समझ गए। अब आखिरी बात हम जिस पे बात करने वाले हैं वो ये है कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के फ़ायदे क्या हैं और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की सीमाएं क्या हैं। तो इसमें कम से कम आप मान लीजिए कि कुछ इसके महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं। एक तो ये, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि इसमें शोधकर्ता का या जो रिसर्च कर रहा है उसका बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होता है। जो आप 100 का सैंपल निकालेंगे वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप निकालेंगे। तो इसमें से जो है आपको जो बायस की जो संभावना होती है वो बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है इसके अंदर। दूसरी बात इसकी ये होती है, क्योंकि आप हर यूनिट को या हर विद्यार्थी को नॉन एंड इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन दे रहे हो, तो इसमें आपका सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के द्वारा आप आगे जो उसका आपके पास जो आंकड़े मिलने वाले हैं, आपका जो डेटा मिलने वाला है, उसकी एनालिसिस और उसको फिर जनरलाइज करना 10,000 के लिए, ये बड़ा वैलिड होता है, ये बड़ा सही होता है। तो आपको ये फ़ायदा होता है जब आपकी सैंपल जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है। तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि, और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है जो आपको बताने वाला हूँ, कि आपकी संख्या जो है वो सैंपल के साइज़ आपका छोटा हो जाता है अगर आप उसको कंपेयर करें सिंपल रैंडम सैंपल साइज़ के अंदर।
क्यों? देखिए, अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, आपके पास 10,000 की सूची है और आपको उचित मात्रा में छात्र और छात्राओं को निकालना है, तो फिर जो है ना आपको ज़्यादा संख्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आप चाहते हो कि उसमें लड़के भी मिल जाए, छात्र भी निकलें और छात्राएं भी निकलें। तो अगर आप पहले से सूची निकाल ले हो तो आपको बड़ा आसान होता है कि आपको 60 और 40 जो है वो व्यक्ति निकल जाए आपके पास, जो विद्यार्थी आपके पास निकल कर आ जाएं। वरना आपको 100 लोगों का चयन करना है 10,000 में से, आप 100 लोगों का चयन कर लोगे, आपके पास चाहे ज़्यादा छात्र निकल जाएं या कम छात्राएं निकलें, या ज़्यादा छात्राएं निकल जाएं या कम छात्र निकलें, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और विशेष रूप से क्योंकि आप इसमें उचित मात्रा में छात्र छात्राएं दोनों निकाल लेते हो, आपके सैंपल में थोड़ा प्रिसीशन भी आ जाता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि प्रिसीशन आ जाता है, इसके लिए आपका सैंपल साइज़ छोटा हो जाता है बनिस्बत इसके कि अगर आप सिंपल रैंडम सैंपल निकालते। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आपको ये आप सुनिश्चित कर लेते हैं कि छात्र और छात्राओं दोनों का रिप्रेजेंटेशन आपके टोटल सैंपल के अंदर उचित हो, एडिक्वेट हो। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इसमें आप सुनिश्चित कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो ये तो हो गए आपके स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के फ़ायदे। अब इसमें स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की आखिरी में आपको बताना चाहता हूँ, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं और लगभग वही सीमाएं हैं जो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए करते हो। अब आप देखिए इस बात में, अगर आपको 10,000 लोगों की सूची बनानी है, फिर आपको उसमें से लड़के और लड़कियों या छात्र और छात्राओं की अलग अलग सूची बनानी है, कितना समय लगेगा? अगर आप किसी और के द्वारा कराते हैं तो कितना पैसा लगेगा? तो ये आपके सामने बड़ा कष्टप्रद काम हो जाता है। तो एक इसकी सीमा है कि अगर एक व्यक्ति अपनी पीएचडी पे काम कर रहा है, उसी को ये सब काम करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ा जो है दिक्कत इसके सामने आ जाती है। और फिर दूसरी बात ये है कि इसमें काफ़ी समय भी लग जाता है, जैसे मैं बताया। अगर आप किसी दूसरे से काम करा रहे तो आपके पास इसमें कैसा पैसा भी लग जाता है और आपको इसके लिए तैयारी में काफ़ी समय लग जाता है। तो ये 2 या 3 सीमाएं हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में। वह बिल्कुल वही सीमाएं हैं जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में लगती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, मैं आपसे फिर को रेखांकित कर दूं, कि आपका सैम्पल साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है जब आप तुलना करते हैं किसी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के साथ। तो यहाँ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि आपको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है ये आपको समझ में आ गई होगी, ये कैसे करते हैं ये समझ में आ गई होगी, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या लाभ हैं और इसके क्या सीमाएं हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।